इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है महाराष्ट्र सुगर केन एफआरपी चेंजेस एंड वाई फार्मर्स अपोज देम। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ चेंज किए हैं किसमें, एफआरपी में। जैसे एमआरपी होता है वह उसी कॉन्सेप्ट पर सेम एफआरपी होता है। अब फार्मर्स उसका कुछ विरोध कर रहे हैं, तो हमारे लिए किसी रीजनल पॉलिटिक्स में फंसने से बेहतर है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आखिर ये शुगर केन या गन्ने से रिलेटेड जो एफआरपी होता है ये क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस क्या हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस न्यूज़ में, एफआरपी क्या है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं। देखिए, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी एफआरपी क्या है। अब न्यूज में क्यों है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन अलाउ शुगर मिल्स टू पे द बेसिक फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इन 2 ट्रेंचेस। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, महाराष्ट्र सरकार ने एक, आप ऐसा समझो, एक रेजोल्यूशन पेश किया है, रेजोल्यूशन पारित किया है, इशू किया या जारी किया है, और ये कहा है कि जो शुगर मिल्स होती हैं वो किसानों को जो पैसा उनको देना रहता है, जो गन्ना के किसान होते हैं वो 2 किस्तों में दे सकते हैं, तो इसलिए किसान कुछ विरोध कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ की। पूरी न्यूज़ रिलेटेड है गन्ने से, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लें शुगर केन या गन्ने की। गन्ने के लिए टेम्परेचर कितना ज़रूरी है, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो गन्ने के लिए बहुत ही बेहतर कंडीशन है। दूसरी चीज़, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट मतलब कैसा, उष्ण हो या गर्म हो। ह्यूमिड मतलब क्या होना चाहिए कि गर्म के साथ साथ एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो या आर्द्रता हो। तो गर्म और आर्द्र अगर क्लाइमेट है तो मतलब गन्ने के लिए बहुत ठीक है। रेनफॉल कितना होना चाहिए, अराउंड 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल कहा जाता है कि होना चाहिए। रेनफॉल नापा कैसे जाता है, जब बारिश होती है तो एक खुले में कोई आप मापक या मीज़र रख दो, तो उसमें जितना पानी भरा होता है उसको नाप कर बता दिया जाता है कि कितना रेनफॉल हुआ है। कौन सी मिट्टी बेहतर है, तो दोमट मिट्टी अच्छी होती है। हम कभी कवर करेंगे जो भारत की सॉइल्स हैं या जो भारत की प्रमुख मृदाएं हैं, तो वहाँ पर हम दोमट मिट्टी की बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। अभी ये जान लीजिए बस कि डीप मतलब गहरी, रिच मतलब समृद्ध, और दोमट मिट्टी यानी जो मोटी परत हो जिसकी, साथ ही साथ उसमें बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हों, जैसे ह्यूमस हो गया, वो सब हों, प्लस दोमट मिट्टी ज़रूरी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा देश है जो शुगर केन का प्रोडक्शन करता है, तो नंबर 1 पर आपका ब्राज़ील आएगा और नंबर 2 पर इंडिया आएगा। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इंडियन ज्योग्राफी का कि सबसे बड़ा प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसर कौन सा देश है, तो आपको पता होना चाहिए नंबर 1 पर ब्राज़ील, नंबर 2 पर भारत। अगर हम स्टेट की बात करें तो नंबर 1 गन्ने का प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, और नंबर 2 कहाँ पर होगा, महाराष्ट्र में। तो ये छोटी सी हमने जानकारी ले ली शुगर केन या गन्ने के बारे में। अब हम आगे देखते हैं जो आज का टॉपिक है जो हमको समझना है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी। अब हम इसको बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एफआरपी पर आने से पहले एमएसपी समझ लीजिए। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, एमएसपी क्यों ज़रूरी है ये समझिए। हम सबको पता है कि सरकार किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। क्यों करती है, क्योंकि मान लो कि टमाटर का प्रोडक्शन हुआ, जिस टाइम पर प्रोडक्शन होता है उस टाइम पर टमाटर पूरे देश में होता है, तो सप्लाई बहुत अधिक हो जाती है। जब टमाटर की सप्लाई बहुत अधिक होगी तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर कुछ भी ऐसी क्रॉप है जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये तय है कि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होगी, और अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब है कि उसका रेट गिरेगा। तो किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सप्लाई बढ़ती है और सप्लाई बढ़ने से टमाटर का दाम बहुत गिर जाता है, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। तो अक्सर आप न्यूज़ में देखते हैं कि किसान रोड पर फेंकने लगते हैं अपनी फसलों को। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार घोषणा करती है एमएसपी की, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, सरकार एक निश्चित प्राइस घोषित करती है, कहती है कि अगर इस प्राइस से ऊपर आपको कोई प्राइस दे रहा है तो आप बेच दो उसको, आपको फायदा है। अगर किसी कारणवश आपकी फसल का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया तो फिर हम इस प्राइस पर आपसे खरीद लेंगे। मतलब ये हुआ कि मान लो कि सरकार ने घोषणा कर दी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1 किलो प्याज के लिए है 10 रुपये पर केजी।
क्विंटल के हिसाब से घोषणा सामान्य तौर पर होती है, हम किलो के हिसाब से आसानी से समझने के लिए मान लेते हैं। देखिए, अब मान लो कि अगर मार्केट जो प्राइस मिल रहा है किसान को 15 रुपए मिल रहा है, तो सरकार कहती है फिर आप फायदे पर इसको बेच दो। लेकिन अगर सप्लाई बढ़ने के कारण मान लो कि प्राइस हो गया 4 रुपए, अब अगर 4 रुपए हो गया, 4 रुपीज पर केजी, तो अब सरकार ने एमएसपी की घोषणा कर रखी है। किसान सरकार के पास जाएंगे और सरकार उनको एमएसपी पर यानी 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद लेगी, तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। हम जैसे सारी फसलों में एमएसपी समझते हैं, गन्ने के मामले में उसको बोला जाता है एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो अब एक ही चीज है, हम समझते हैं कि एफआरपी क्या होता है। देखिए, एफआरपी क्या है, एमएसपी की घोषणा भी सरकार करती है, सेम बिल्कुल पैटर्न में एफआरपी है। कुछ नहीं है, जैसे बाकी फसलों के लिए एमएसपी होता है वैसे ही गन्ने के लिए एफआरपी होता है। अब देखिए, प्राइस डिक्लेयर्ड द गवर्नमेंट यानी प्राइस डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, यानी ये जो एफआरपी होता है वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे बाकी फसलों के लिए होता है वैसे गन्ने के लिए एफआरपी होता है। एक निश्चित प्राइस सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। आगे देखते हैं, मील्स आर लीगली बाउंड टू पे टू फार्मर्स फॉर द केन। जो ये सरकार प्राइस की घोषणा करती है, मील्स जो शुगर मिल्स होती हैं वो बाध्य हैं उस पैसे को किसानों को देने के लिए। कौन से किसान? जो गन्ना लेकर मिल्स में बेचने आएंगे, तो ये मतलब कानूनी रूप से मिल्स के ऊपर ये बाध्यकारी है कि वो उस पैसे पे जो सरकार ने एफआरपी घोषणा कर रखी है उसी पैसे पर गन्ने को किसानों से खरीदें। साथ ही साथ ऑप्शंस ऑफ साइनिंग एन एग्रीमेंट विथ फार्मर्स, मिल्स के पास एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या है कि मिल्स यानी शुगर मिल्स किसानों से एक एग्रीमेंट साइन कर सकती हैं, वो आपस का मामला है मिल्स और किसानों का। अलाउ मिल्स टू पे द एफआरपी इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर मिल्स किसानों से एक एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं तो क्या हो सकता है कि अगर किसान मान जाते हैं तो जो किसानों को पैसा देना होता है गन्ने के बदले मिल्स को, मिल्स उसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकती हैं, लेकिन वो किसान और मिल के बीच की बात है। अगर वो लोग मान जाते हैं तो ये सब हो सकता है। साथ ही साथ अगर शुगर मिल्स किसानों को पैसा टाइम पर नहीं देती हैं तो उसके लिए भी प्रोविजन है। डिलेज इन पेमेंट कैन अट्रैक्ट एन इंटरेस्ट अप टू 15% पर एनम। यदि शुगर मिल्स गन्ना किसानों को निश्चित समय में पैसा नहीं देती हैं तो उनके ऊपर वार्षिक रूप से 15% इंटरेस्ट उनको भरपाई करनी पड़ती है, ब्याज देना पड़ता है। तो ये एक प्रकार की पेनाल्टी भी है। आगे हम देखें, ये सुगन लिखा है, शुगर कमिश्नर कैन रिकवर अनपेड एफआरपी बाय अटैचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मिल्स। देखिए, एक शुगर कमिश्नर होता है। ये शुगर कमिश्नर क्या काम करता है? ये अगर शुगर मिल्स किसानों को या गन्ना किसानों को उनका पैसा नहीं दे रही हैं तो शुगर कमिश्नर क्या करता है कि जो मिल्स हैं क्या करता है, उनकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करके या उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर किसानों के जो भी फसल का मूल्य होता है उसकी भरपाई करवाता है। ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये जिम्मेदारी है शुगर कमिश्नर के ऊपर कि अगर शुगर मिल्स किसानों का पैसा, गन्ना किसानों का पैसा नहीं दे रही हैं तो शुगर कमिश्नर क्या करेगा, उस मिल की संपत्ति को अटैच करेगा, उसको बेच सकता है और किसानों को जो भी पैसा बकाया है उसकी भरपाई की जाएगी या किसानों को उनका बकाया पैसा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, एफआरपी गवर्न्ड बाय द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 इशूड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। भारत में एक कानून है, कानून का नाम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। एक बड़ा कानून है। उस कानून के अंतर्गत एक सरकार ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर का नाम है द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। देखिए, एक बड़ा कानून है, उस कानून के अंतर्गत सरकार ने एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर का नाम था द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। इस ऑर्डर में क्या कहा गया? इस ऑर्डर में मैंडेट्स पेमेंट विद इन 14 डेज ऑफ द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द केन। इसमें ये अनिवार्य कर दिया गया कि जब गन्ना किसान मिल्स में शुगर केन पहुंचाएंगे तो 14 दिनों के भीतर मिल्स को उन गन्ना किसानों का पेमेंट करना होगा। हालांकि ये बड़ा विवादित प्रोविजन है, कितना फॉलो होता है
कितना नहीं फॉलो होता है, इस पर मेरी कोई बड़ी रिसर्च है नहीं तो मैं बोलने से बच रहा हूँ, लेकिन जो न्यूज़ में पता चलता है, जब न्यूज़ वाले किसानों के पास जाते हैं तो यही कहते हैं कि इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब समझ गए आप कि जो भी गन्ना किसान आएंगे तो 14 दिनों के भीतर उनको उनके गन्ना का या केन का पेमेंट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, डिटरमाइंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। देखिए ये जो एफआरपी है आपका, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इस किस आधार पर डिसाइड होता है? ये एक कमीशन है भारत में, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको बोलते हैं CACP। ये सिफारिश करता है या रिकमेंडेशन देता है। इनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं, यानी कौन से कमीशन की? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। इसकी रिकमेंडेशन पर एफआरपी का अनाउंसमेंट किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। यानी याद रखना कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी CACP रिकमेंडेशन करता है और वो रिकमेंडेशन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उस पर विचार करती है। इस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अगर हम बात करें तो इसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और फिर वो उन सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा कर एफआरपी की घोषणा करती है। तो इस बात को याद रखना। अब अगर हम एफआरपी की बात करें, यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बेस्ड ऑन रंगराजन कमेटी रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजिंग द शुगर केन इंडस्ट्री। अब अगर हम एफआरपी की बात करें तो भारत में जो एफआरपी सिस्टम है, ये जो रंगराजन कमेटी है उसकी रिपोर्ट पर या उनकी सिफारिशों पर आधारित है। ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? ऑन रीऑर्गेनाइजिंग द शुगर केन इंडस्ट्री। भारत में शुगर केन इंडस्ट्री में सुधार करने के लिए या रीऑर्गेनाइज करने के लिए रंगराजन कमेटी बनाई गई थी। रंगराजन कमेटी ने सिफारिश की कि भारत में गन्ने के लिए एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस की शुरुआत की जाए। तो उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जब ये एफआरपी सरकार डिसाइड करती है तो कौन से कारकों पर नजर रखती है, यानी फैक्टर्स, FACTORS होगा, स्पेलिंग गलत है। फैक्टर्स आर कंसीडर्ड फॉर अनाउंसिंग एफआरपी। एफआरपी की घोषणा कैसे होती है ये ध्यान रखो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। जब भी सरकार एफआरपी की घोषणा करती है तो सबसे पहले ये देखती है कि किसान को शुगर केन के उत्पादन की कॉस्ट क्या लगी है, यानी कितना पैसा खर्चा करके उसने शुगर केन का उत्पादन किया है। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर टू कंज्यूमर एट अ फेयर प्राइस, ताकि सरकार एफआरपी का निर्धारण करने से पहले ये भी देखती है कि अगर हम कितना प्राइस निर्धारित करें जिससे कंज्यूमर को जो शुगर मिले वो ठीक ठाक प्राइस में मिल सके, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े। तीसरी चीज रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, यानी गन्नों के माध्यम से जैसे 1 क्विंटल गन्ना हो गया, उससे कितनी शुगर या शक्कर निकल रही है। तो कुछ और भी फैक्टर्स हैं, मैंने एक अंदाजे के लिए बताया कि ये सब याद रखो कि किस आधार पर एफआरपी का डिटर्मिनेशन किया जाता है, किस आधार पर इसका निर्धारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट है आपकी CACP, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। CACP का फुल फॉर्म क्या होगा? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये याद रखना क्योंकि MSP की भी जो रिकमेंडेशन होती है वो यही करता है और एफआरपी की भी यही करता है। तो चलिए देखते हैं आगे। CACP क्या है? पहली चीज तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये आती है क्या? CACP। दूसरी चीज है क्या? ये एक प्रकार की एडवाइजरी बॉडी है, यानी सलाहकारी बॉडी है। अब इसका काम क्या है? ये रिकमेंडेशंस देती है। दूसरी चीज किस लिए? MSP के लिए, एफआरपी के लिए। एन एडवाइजरी बॉडी, रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। इनकी जो भी सिफारिशें होती हैं तो वो सरकार के ऊपर, मतलब मानने के लिए जब सरकार बाध्य नहीं है कि उनकी सिफारिशों को माने, सरकार सिफारिशों में फेर बदल करके भी मान सकती है। तो याद रखना कि ये एक प्रकार की एडवाइजरी बॉडी है और इसकी रिकमेंडेशन सरकार पर बाइंडिंग नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।